जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शोभित प्रयाग और गुरुकुलम ऑनलाइन लर्निंग पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे पाचन तंत्र की अगली कड़ी में सबसे पहले दांत की, और उससे पहले हम कुछ देखना चाहेंगे इंटरेस्टिंग फैक्ट। जी हाँ, इसके पहले हम लोगों ने बात की थी पाचन तंत्र के प्रथम पार्ट की, जिसके हम लोगों ने जहाँ पर हम लोगों ने यकृत देखा था और विभिन्न चीजें देखी थी। जी हाँ, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर पाचन तंत्र के द्वितीय भाग की कि इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है। सबसे पहले कुछ विशेष बात जानते हैं। जो भी वनडे लेवल के जो भी विद्यार्थी हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थी हैं, वो जीएस के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लगातार आपको यहाँ से एक बेहतरीन क्लास मिलने वाली है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि अग्नाशयी ग्रंथि से, बच्चों हम लोग आपको बताने का प्रयास करते हैं दोस्तों कि अग्नाशयी ग्रंथि से अग्नाशयी रस निकलता है। कौन सा रस निकलता है? अग्नाशयी ग्रंथि से अग्नाशयी रस। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जैसे खाना खाते हैं, जैसे ही आपने दांत चलाना प्रारंभ किया, वहीं से पाचन तंत्र का कार्य प्रारंभ हो जाता है। तो अग्नाशयी रस होता है। अग्नाशयी एक ग्रंथि होती है, जिस ग्रंथि से अग्नाशयी रस निकलता है, और इस अग्नाशयी रस में क्या पाया जाता है? इस अग्नाशयी रस में ट्रिप्सिन, इमाइलोप्सिन और एटीएप्सिन पाया जाता है। कहां से? अग्नाशयी ग्रंथि से। अग्नाशयी ग्रंथि से क्या निकलता है? अग्नाशयी रस निकलता है। क्या निकलता है? अग्नाशयी ग्रंथि से अग्नाशयी रस निकलता है। बात समझ में आ गई? उसके बाद देखो, जब खाना खाते हो, पूड़ी खाए तो बताइए ऐसे आ रही है, पनीर की सब्जी खाए तो बताइए ऐसे आ रहा है, छोला खाए तो बताइए ऐसा आ रहा है ना। अलग अलग वैरायटी का खाना खाने पे अलग अलग स्वाद आता है। तो भैया एक विशेष बात जान लो कि तुम्हारे जीभ में स्वाद लेने के लिए 9000 कलियां पाई जाती हैं। कितनी कलियां पाई जाती हैं? 9000 कलियां पाई जाती हैं। काहे लिए? स्वाद लेने के लिए। जो तुम खाते हो ना रसगुल्ला, पनीर वगैरह, उसका स्वाद लेने के लिए 9000 कलियां पाई जाती हैं। कहाँ? जीभ में स्वाद के लिए। काहे लिए भाई? स्वाद के लिए 9000 कलियां पाई। अरे सुबह उठे चाय नमकीन चाहिए, शाम को फिर खाना चाहिए, दोपहर में खाना, 4-5 बार तो खाते होगे ना। तो 9000 कलियां पाई जाती हैं जीभ में स्वाद लेने के लिए। जी हाँ, अब आपको बता दें कि आहार नाल में जो लवण होता है उसका कार्य क्या होता है। आहार नाल में जो लवण होता है उसका कार्य सिर्फ इतना है कि वह स्वाद लेने के लिए वहां पर होता है, स्वाद लेने में सहयोग करने के लिए वहां पर होता है। कौन? आहार नाल में पाया जाने वाला लवण। ठीक है, अब बात करते हैं जीभ की। जीभ के कितने भाग होते हैं? जीभ में कितनी कलियां होती हैं? 9000 कलियां होती हैं। और जीभ में भाग कितने होते हैं? 4 भाग होते हैं। देखो, किस भाग से कौन सा स्वाद ले सकते हो, इसकी बात करने वाले हैं। भैया जीभ होती है, काहे लिए होती है? अरे गुरुजी स्वाद लेने के लिए होती है। बहुत अच्छी बात है, 4 भाग में होती है। ठीक है, सबसे पहले भाग को बोलते हैं अग्रिम भाग। जब लड्डू खाते हो ना, रसगुल्ला खाते हो, तो मीठा आता है। वो किसके कारण? अग्रिम भाग के कारण। तो जीभ का जो अग्रिम भाग है वो मीठे का स्वाद लेता है। समझ में आ गया? जीभ का अग्रिम भाग मीठे का स्वाद लेता है। ठीक है, कितनी कलियां होती हैं याद रखिएगा, जीभ में 9000 कलियां पाई जाती हैं। उसके बाद पश्च भाग, मिर्चा खा लिए तो कौन सा भाग है वो? पश्च भाग में उसका स्वाद जाता है ना। मध्य भाग में खट्टा, भैया नींबू खा लिए, है ना, संतरा खाए, तो ये सब कहाँ स्वाद बताता है? मध्य भाग में खट्टा लगता है। खट्टा लगता है ना, वही वाला खट्टा, समझ गए एकदम। चलो, पश्च भाग में नमकीन है, रिश्तेदार आए तो फिर चाय साय बनता ही है ना, सबके यहाँ बनता होगा। तो नमकीन जो होता है वो पश्च भाग, सॉरी पार्श्व भाग में आपको स्वाद देता है। तो बात समझ में आ गई। मीठा मीठा पहले, उसके बाद पश्च भाग में कड़वा, मध्य भाग में एकदम खट्टा। बात समझ में आ गया भैया? ये था महत्वपूर्ण फैक्ट, ये था इंटरेस्टिंग फैक्ट जहां से परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं। अब बात करते हैं दांत की। दांत क्या है? मैंने कहा जैसे ही निवाला तोड़ के मुंह में भरे और दांत से कूचना कर दिए प्रारंभ, वहीं से पाचन तंत्र प्रारंभ हो गया, वहीं से पाचन क्रिया का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया। क्योंकि दांत को कूचे, लार आई और वो दांत को लटपटा बना दी, सॉरी भोजन को लटपटा बना दी। जब दांत से भोजन को क्या किए? कूचे, तो लार आती है ना, लार आती है। कितनी लार होती? ग्रंथियां 600 होती है ना लार में। तो आइए देखते हैं भैया दांत क्या है। दांत को पहली बात तो एक बात जान लो कि जो दांत का ऊपरी सतह होता है वो इनेमल से बना होता है।
किससे? इनेमल से। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो दांत का ऊपरी सतह होता है वो इनेमल से बना होता है। और सबसे खास बात ये जान लो कि पूरे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है इनेमल। बात समझ रहे हो? सबसे कठोर भाग दांत का ऊपरी सतह इनेमल से होता है और इनेमल सबसे कठोर भाग होता है। तो जरूर वीडियो को रोक रोक के एक एक पॉइंट अपने नोट्स में जरूर लिखते रहें। और अगर लिखने में असमर्थ है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पर कांटेक्ट करके वहां से पीडीएफ प्राप्त कर लें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। खासतौर से जितने वनडे एग्जाम के प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थी हैं, चाहे वो रेलवे के हो एनटीपीसी के हो, प्रश्न फंसने वाला है यहाँ से जरूर। तो दांत कितने भाग में होता है? कृंतक, रदनक, अग्र, चवर्णक और चवर्णक। कितना? कृंतक, रदनक, अग्र, चवर्णक और चवर्णक। आराम से देखें, कृंतक, रदनक, अग्र, चवर्णक और चवर्णक। एक बात ये जान लो कि जब तुम छोटे होते हो तो दांत निकलना प्रारंभ करता है ना? दांत निकलना प्रारंभ करता है। तो देखो 2 वर्ष से 7 वर्ष तक 20 दांत होते हैं। कितने? 20। और 7 के बाद 18 तक होते हैं 28। और 28 के बाद जब तक बुढ़ा जाओ तो 32 हो जाते हैं, बाद में टूट हो जाते हैं। पता है कि नहीं? हाँ, वैसे मीच के मसूड़े से खाना खाते होगे। क्यों? तो देखो अस्थाई कितने? देखो अस्थाई दांत होते हैं, इनको अस्थाई दांत कहा जाता है। तो 2 से 7 साल तक 20 दांत निकलते हैं। और इसके बाद 18 वर्ष तक 28 दांत तुम्हारे मुंह में हो जाते हैं। और 18 वर्ष के बाद 4 दांत और निकलते हैं, जिससे कि कुल मिलाकर 32 दांत हो जाते हैं। तो जीभ में कितनी कलियां? 9000 कलियां पाई जाती हैं। अब मध्य अग्रिम भाग क्या करता है? मीठा, पश्च भाग कड़वा, मध्य भाग खट्टा और पार्श्व भाग नमकीन का स्वाद बताता है। दांत की ऊपरी सतह को इनेमल कहते हैं, जो कि एक कठोर, सबसे कठोर भाग होता है। और दांत को 4 होता है, कृंतक, रदनक, अग्र, चवर्णक और चवर्णक। दांत को फिर से अस्थाई और अस्थाई 2 से 7 वर्ष तक कितना? 20 दांत। कितना दांत? 20 दांत, जो कि अस्थाई होता है, टूट जाता है ना, तो दूध का दांत होता है फिर निकल जाता है, ये वाला है। और उसके बाद अस्थाई दांत होता है। इसके बाद 18 से 20 वर्ष तक कितना दांत हो जाते हैं? 28 हो जाते हैं। सॉरी, 18 वर्ष तक कितने दांत हो जाते हैं? 28 हो जाते हैं। और 18 के बाद फिर 4 दांत निकलता है, जिसे 32 दांत कुल मिला के हो जाते हैं। ठीक है जी हाँ, शुरू करते हैं ग्रसनी से। बात समझिएगा, ग्रसनी का काम क्या है कि मुख को अमाशय से जोड़ती है। ग्रसनी में कोई पाचन काम नहीं होता, तुम्हारा खाना ग्रसनी में नहीं पचता है। ग्रसनी क्या करती है कि जो अमाशय है, अमाशय को मुख गुहा से जोड़ती है। भाई कोई ना कोई पाइप होगा, कोई ना कोई रास्ता होगा जिसके माध्यम से मुख से अमाशय तक भोजन आएगा। तो उसका काम कौन करती है? ग्रसनी। ध्यान से समझना, जब यहां से अमाशय में भोजन जाता है तो मुख गुहा से अमाशय को ग्रसनी जोड़ने का काम करती है। बात समझ में आ गई होगी कि ग्रसनी का कार्य क्या है, कि ग्रसनी जो है मुख से अमाशय को जोड़ती है। समझ गए बात को? मुख से अमाशय को जोड़ती है। यहाँ ऐसा थोड़ी ना है कि खाना खाए गप्पा से सीधा गिर के ग्रसनी में चला गया, ऐसा तो नहीं हो पाएगा ना। उसके लिए अमाशय में चला जाए ऐसा नहीं होगा ना। उसके लिए एक ना एक पाइप चाहिए, कोई ना कोई माध्यम चाहिए, कोई ना कोई रास्ता चाहिए। तो जो रास्ता है मुख से अमाशय को जोड़ने वाला, वो है ग्रसनी। यहाँ पे कोई भी पाचन क्रिया नहीं होती है। अब बात ध्यान दे लेना, 101% गारंटी के साथ, जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूं कि यदि पाचन का आपने सारा पार्ट देख लिया तो ग्रुप डी और रेल एनटीपीसी की परीक्षा में यहां से प्रश्न आना 101% तय है। कुछ ना कुछ यहां से पूछा जाने वाला है। तो आपको पाचन का जो पार्ट है वो जरूर देख लीजिएगा। मुश्किल से टोटल सारी वीडियो को मिला के 35 से 40 मिनट का पार्ट बना होगा। तो यदि आप देख लेते हो तो ये मेरी गारंटी है, पूरी जिम्मेदारी के साथ में ये बात कह सकता हूं कि रेलवे, ग्रुप डी और एनटीपीसी में यहां से प्रश्न पूछे जाने वाले ही हैं। तो आइए देखते हैं कि अमाशय क्या है। आप समझ गए, दंत, मुख गुहा आपने पहले ही पार्ट में देख लिया था। अब देखते हैं कि अमाशय क्या है। देखिए, अमाशय की जो कहानी है बहुत ही आसान है। अमाशय एक थैलीनुमा संरचना होती है। कैसी संरचना होती है? एक थैलीनुमा संरचना होती है अमाशय। इतनी बात समझ में आ रही? अमाशय एक थैलीनुमा संरचना होती है और अमाशय की दीवारों पर गैस्ट्रिक ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि होती है? गैस्ट्रिक ग्रंथि होती है, जो कि गैस्ट्रिक अम्ल
का निर्माण करती है। अमाशय की दीवारों पर गैस्ट्रिक ग्रंथि होती है जो कि गैस्ट्रिक अम्ल का निर्माण करती है, और ये गैस्ट्रिक अम्ल प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देते हैं। तो बात याद रखना, जब खाना खाए, अंदर गया, ग्रसनी के माध्यम से अमाशय तक पहुंचा, तो अमाशय की जो दीवारों पर एक गैस्ट्रिक ग्रंथि होती है। भाई अमाशय की थैलीनुमा संरचना होती है, और थैलियों की दीवारों पर, थैलियों की गैस्ट्रिक ग्रंथि होती है, जहां से कौन निकलता है? गैस्ट्रिक अम्ल निकलता है, जो कि प्रोटीन को पेप्टोन, किसमें? प्रोटीन को पेप्टोन में परिवर्तित कर देता है। तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाचन के सबसे महत्वपूर्ण भाग अमाशय की, और यहाँ से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं बाबू, जरूर ध्यान दीजिएगा बात को, कि गैस्ट्रिक ग्रंथि गैस्ट्रिक अम्ल का निर्माण करती है और प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देती है। यहाँ तक बात समझ में आ गई हो तो एक बात और जान लीजिए कि जो अमाशय की संपूर्ण क्रिया है ना, यह अम्लीय होती है। क्या होती है? अम्लीय माध्यम में होती है। अमाशय जो है पूरा अम्लीय माध्यम में अपना कार्य स्थापित करता है। अब देखिए कि अमाशय में जठर ग्रंथि होती है, एक ग्रंथि और होती है भैया, कौन सी? जठर ग्रंथि। और जठर ग्रंथि जो है जठर रस का निर्माण करती है। किस रस का निर्माण करती है जठर ग्रंथि? जठर रस का निर्माण करती है। जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? अमाशय में पाई जाती है। तो जठर ग्रंथि जो है जठर रस का निर्माण करती है, जिसमें पेप्सिन तथा रेनिन एंजाइम होते हैं। कौन कौन से एंजाइम होते हैं? पेप्सिन एंजाइम होता है और रेनिन एंजाइम होता है। कहां पर? जठर ग्रंथि में, जठर ग्रंथि से निकलने वाले जठर रस में। और जठर रस कहां से निकलता है? जठर ग्रंथि से। जठर ग्रंथि कहां होती है? अमाशय में पाई जाती है। तो बोलो बात समझ में आ गई। आओ देखते हैं फिर इसके बाद कि पेप्सिन का कार्य क्या है। यह प्रोटीन को सरल पदार्थ पेप्टोन्स में बदल देता है। आपने देखा कि पाचन क्या है? पाचन क्या है कि जब बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में विभक्त करके शरीर का अवशोषण के योग्य बना लिया जाता है, तो वही पाचन कहलाता है। तो ये पेप्सिन क्या करती है? प्रोटीन को सरल पदार्थ पेप्टोन्स में बदल देती है। तो बात समझ में आई, जब प्रोटीन बड़े अणुओं में रहा होगा, इसको किसने? पेप्सिन ने सरल पदार्थ पेप्टोन्स में परिवर्तित कर दिया। अब देखते हैं जी यहाँ बात कि रेनिन का कार्य क्या है। बच्चों, जो भी दूध से घुली हुई जो प्रोटीन होती है, उसको हम लोग कहते हैं कैसिनोजेन। क्या कहते हैं? कैसिनोजेन। कैसिनोजेन का जो पाचन है वो कौन करती है? रेनिन। तो बात ध्यान से रखना, दूध में घुली हुई प्रोटीन का पाचन कौन करती है? तो करती है रेनिन। कौन करती है? रेनिन करती है दूध में घुली हुई प्रोटीन का पाचन, और उसको कहते क्या है? कैनिसोजेन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैनिसोजेन कहते हैं। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब शरीर में भोजन कितनी देर रहता है? अमाशय में भोजन 4 से 5 घंटे रहता है। कितनी देर? 4 से 5 घंटे। अरे खाना खाओगे तो ऐसा ना है कि तुरंत ही बाहर निकल जाता है, रहता है ना थोड़ी देर। जब 4 से 5 घंटे भोजन शरीर में रहता है, तो जो गैस्ट्रिक ग्रंथि है वो गैस्ट्रिक जूस निकालती है। क्या निकालती है? गैस्ट्रिक ग्रंथियां गैस्ट्रिक जूस निकालती हैं, जिसमें HCl, रेनिन और पेप्सिन पाया जाता है। जो कि HCl का काम क्या है? भोजन को अम्लीय बना देता है। क्या कर देता है? अम्लीय बना देता है। और साथ ही साथ जो भोजन में आप कभी कभी देखो खाना खाते हो तो कुछ कंकड़ वगैरह चले जाते हैं, शुद्धियां चली जाती हैं, धूल के कण चले जाते हैं, तो इन सब कणों को HCl दूर कर देता है, गला के नष्ट कर देता है। बात समझ में आ गई? जी हाँ। फिर से देखते हैं कि अमाशय में भोजन कितनी देर रहता है? 4 से 5 घंटे। और वो क्या करता है? गैस्ट्रिक ग्रंथि जो है वो गैस्ट्रिक जूस निकालती है जब भोजन 4 से 5 घंटे रहता है, और जिसमें HCl, रेनिन और पेप्सिन पाया जाता है। HCl क्या करता है कि जो अशुद्धियां होती हैं उन्हें दूर करता है, और साथ ही साथ भोजन को अम्लीय बना देता है। तो अर्थात अगर निष्कर्ष की बात कही जाए तो हम कह सकते हैं कि प्रोटीन का पाचन अमाशय में होता है। तो जी हाँ, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? अमाशय में होता है। तो लगातार बने रहिए अपने गोल के साथ, अपने टारगेट के साथ, अपने लक्ष्य के साथ, और देखते रहिए गुरुकुलम बाई शोभित प्रयाग। धन्यवाद। जय हिंद।